हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एजुटेरिया का जो नया सेट आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपको सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम से पहले रटे हुए होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। डेली 2 प्रैक्टिस सेट जो है आपको सॉल्व कराया जाएगा। सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो का आपको मिल जाया करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी हो सके आप शेयर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नवीन कंपटीशन एकेडमी। नवीन कंपटीशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन पूछा गया है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में गलत कथन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के भाग 12 में किस से संबंधित प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। भाग 12 में, तो संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान पूछा गया था? तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। तो संविधान का जो अनुच्छेद 253 है संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। तो संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रावधानों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो है मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में पूछा गया, गलत कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, वेतन राज्य की संचित नीति से दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है गलत कथन, तो ये तो सही कथन है। फिर अगला कथन देखिएगा। अगला कथन कह रहा है, वेतन भारत की संचित नीति से दिया जाता है। तो इसका गलत कथन है, संचित नीति से नहीं दिया जाता है। फिर अगला है, पेंशन राज्य की संचित नीति से दिया जाता है, ये भी गलत कथन है। अगला है, पेंशन भारत की संचित नीति से दिया जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था गलत कथन राज्यपाल के संबंध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103वें संशोधन। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण को 103वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए हुए अंकित किया गया है? वीणा लिए हुए अंकित किया गया है, तो किस शासक को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को
उनके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। तो वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौदा टोली। तो ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है नौदा टोली से प्राप्त हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर। तो 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख जो है एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सारे जो है बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इस आंदोलन का नारा जो है करो या मरो था, बिल्कुल सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 ओवर चलाया गया, बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, ये सारे जो है सही है। यहाँ पर पूछा गया था सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछे गए हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम। गौतम क्या करते हैं, न्याय करते हैं। तो इसे याद रखिएगा ट्रिक से, गौतम न्याय दर्शन। फिर और कपिल से साख्य। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ संगठन का नाम जो है 1885 में इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया था गलत कथन, तो ये बिल्कुल सही है इसके संबंध में सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया, और ये जो है गलत हो जाएगा। फिर अगला है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया, और ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। गलत कथन पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। मसस्त जागीर की शुरुआत जो है औरंगजेब मुगल शासक ने करी थी। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी को भी फांसी नहीं दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था हमले में, लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी पूछा गया, तो इनमें से किसी को नहीं दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है पूछा गया। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है, सत्य नहीं है बताना है। तो पहला कथन देखिएगा, पहला कथन कह रहा है लॉलेक्ट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है सत्य नहीं है। अगला कथन है जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाथीकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई, बिल्कुल सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया था सत्य नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके संबंध में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। तो किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? 58 से अभिप्राय विजयनगर साम्राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग। तो 58 का अभिप्राय है राजस्व विभाग विजयनगर साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने जो राजवंश था उन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करी थी। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहचानने के लिए कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली का संबंध जो है स्वतंत्रता संघर्ष के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन कह रहा है मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मित्र मेला संघ की स्थापना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने मित्र मेला संघ की स्थापना करी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज के मध्य अंतिम युद्ध। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है पूछा गया है, किसी भी देश के घरेलू सीमा में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय। देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय जो है इसको शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। एमपी में दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें तेंदुओं की जो संख्या है सर्वाधिक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। तो भारत के जो पटना शहर है एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन जाएगा।
फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराक्रम दिवस। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है पराक्रम दिवस 23 जनवरी, याद रखिएगा 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। यूएई में यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय यानी कि प्रवासी भारतीयों की जो संख्या है सर्वाधिक यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी के स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 143 हो जाएगा, याद रखिएगा 143। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु बनी थी व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। तो नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन यानी कि नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है कर्नाटका का। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है ई इपिक यानी कि EPIC का विस्तारित रूप फुल फॉर्म पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फुल फॉर्म EPIC का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर चक्र। तो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया महावीर जो सैन्य सम्मान है संतोष बाबू को, जो कि कमांडिंग ऑफिसर कर्नल थे बिहार रेजिमेंट के, 16वीं बिहार रेजिमेंट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन कह रहा है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल पंडिता। इन्होंने लिखी है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थप्पड़। तो 66वें यानी कि 66 फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ को मिला है, थप्पड़ फिल्म को। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन वी रमन्ना, 48वें मुख्य न्यायाधीश भारत के। अगले क्वेश्चन, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कथन का चुनाव पूछा गया। यहाँ पर कथन है, पहला कथन है यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा। तो बिल्कुल सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया। बिल्कुल सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद है इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि असत्य कथन को चुनने के लिए अमृत महोत्सव के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा जारी 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर है भारत। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता जो है संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन लोफवेन जो है सही आंसर हो जाएगा स्वीडन के प्रधानमंत्री।
फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है राष्ट्राध्यक्षों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेबैन ओकान। स्टेबैन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति ये सुमेलित नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इन्होंने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है वो थे। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को जो संपन्न हुआ था उसके मुख्य अतिथि। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बनी थी सृष्टि गोस्वामी जो कि 20 वर्ष की थी, उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, एक दिन के लिए बनी थी। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय योजना जो है शुरू की थी। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण यानी कि पद्म विभूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 119। 119 जो है याद रखिए, 119 पद्म अलंकरण जो है प्रदान किए गए। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेजर्ट फ्लैग VI वायुसेना अभ्यास किस देश की मेज़बानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग VI वायुसेना अभ्यास जो है संयुक्त अरब अमीरात की मेज़बानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच सोशल मीडिया में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल जाया करें। आगे सुबह और शाम दोनों समय में आपको वीडियो जो है मिल जाया करेगा, प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत वनस्पति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाए पूछा गया। अवरोही यानी कि घटते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश आएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर उससे नीचे अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो अवरोही क्रम पूछा गया था यानी कि घटते क्रम में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। ये योजना जो है शामिल नहीं है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी कि GSDP का कितना प्रतिशत रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.97%। 2.97% जो है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी कि GSDP का प्रतिशत रहा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, किस जिला में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मेगा फूड पार्क जो है बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्था को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना जो है चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2021 में फोकस कंट्री रहा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया जाएगा जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर पटना। तो बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FG सलाई थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। प्राचीन मगध महाजनपद में मुजफ्फरपुर जो है आधुनिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर आधुनिक क्षेत्र है, शामिल नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी स्थान में बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष जो है नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1541 में शेरशाह ने पटना को 1541 में बिहार की राजधानी बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है बिहार शरीफ में थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच। तो वर्तमान पटना कॉलेज जो है डच यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तकी जो आम्रपाली थी वो वैशाली की थी, वैशाली नगर से बिलोंग करती थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर यानी कि वेवलेंथ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान जो है सही नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी जो है बिल्कुल सही है। मैनोमीटर गैसों का दाब, पायरोमीटर उच्च ताप और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किए गए हैं? कितने मूल मात्रक हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक पूछा गया था, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिटमस भी है, वनीला भी है, हल्दी भी है और लौंग भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। तो अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स सिद्धांत जो है कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पूछा गया है, कौन सा है? तो त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल सही है। और शीत रक्त प्राणी है, ये भी बिल्कुल सही है। कायांतरण में
आंत बड़ी हो जाती है, तो ये गलत कथन है। फिर है ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। पानी और थल दोनों जगह रहते हैं, तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के अंतरण में आंत बड़ी हो जाती है, गलत कथन है। असत्य कथन को पूछा गया था कौन सा है, मेढक के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रसायन जो है मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रूप से पाई जाती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एलिथ्रिन। एलिथ्रिन जो है मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, एक कार्बन क्रेडिट का मान। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 1000 किलोग्राम CO2 एक कार्बन क्रेडिट का मान। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65%। 65% जो है मानव शरीर के भार का जो 65% जो है हिस्सा है ऑक्सीजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम आतिशबाजी बिल्कुल सही है, मैग्नीज फर्टिलाइज़र ये भी सही है, टंगस्टन यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, तो टंगस्टन भी इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी बिल्कुल सही है। तांबा गैल्वेनीकरण ये जो है गलत है, यहाँ पर होना था जिंक गैल्वेनीकरण यानी कि जस्ता गैल्वेनीकरण होना था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर असत्य पूछा गया है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस का कौन सा अपरूप जो है अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, कौन सा अपरूप है फास्फोरस का। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी। श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः अपने आप ही जल उठता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा आम्लवर्षा में सबसे अधिक होती है, आम्लवर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो है आम्लवर्षा में सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से किसी भी रसायन का प्रयोग जो है चूहे मारने की दवा में नहीं किया जाता है, इनमें से किसी भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की मात्रा जो है प्रभावित नहीं होती है सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टपेज, जो कि कान की हड्डी होती है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टपेज होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए। कथन ए है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरा है यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो कथन दिया गया है किससे संबंधित है, जो कथन दिया है या जो ऑप्शन दिया है उनमें से किससे संबंधित है पूछा गया है। तो ये जो कथन है अग्नाशय से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, भारी प्राकृतिक तत्व पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम जो है पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं, तना का उदाहरण कौन सा नहीं है, स्टेम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को कहा जाता है अभावजन्य रोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, मलेरिया से प्रभावित कौन सा अंग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग होता है। प्लीहा यानी कि इंग्लिश में से स्प्लीन बोलते हैं, और स्प्लीन SPLEEN स्प्लीन कहा जाता है इंग्लिश में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत जो है पादप नहीं होता है कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमेंशिया, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक रोग नहीं है डेमेंशिया। और हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम ये जो है आनुवंशिक रोग होता है, जेनेटिक डिसेस होती है हीमोफीलिया, वर्णांधता और टर्नर सिंड्रोम
यहाँ पर पूछा गया है अनुवांशिक रोग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डेमेंशिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, आंसर हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैंसर के उपचार में पूछा गया था, तो जो ऑप्शन दिया है इनमें से किसी भी नहीं है रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अमोनिया होता है भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाले अश्रु गैस में। अगला क्वेश्चन, शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यकृत। शरीर में जो आंतरिक ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है, कौन सा रोग नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया रोग जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, और बी की कमी से पूछे तो बेरी, और सी की कमी से पूछे तो स्कर्वी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो है बर्ड फ्लू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु जो है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं आप वीडियो को देखते रहिएगा, सुबह और शाम अपलोड होता रहेगा, सुबह के 8 बजे और शाम को 5 बजे, तो दोनों समय में एक प्रैक्टिस सेट जो है आपको सॉल्व कराया जाएगा। सभी वीडियो देखा करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को